सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अम्ल, क्षार एवं लवण, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षार की कुछ अभिक्रियाएं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, उसी को पहले हम आगे बढ़ाते हैं। और एक और अभिक्रिया है या अम्ल और क्षारों में समानता है, तो उसे थोड़ा सा हम समझते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों में समानता, तो समानता ये एक विशेषता है दोनों की कि अम्ल और क्षार दोनों में यह समानता पाई जाती है कि दोनों के विलयन, जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब इसके लिए एक प्रयोग है छोटा सा, देखिए ध्यान से। हम क्या करते हैं कि ये धातु के एनोड और कैथोड बना लेते हैं। एनोड धनावेशित और कैथोड ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक बल्ब हम जोड़ लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पात्र में पानी भरना है, जलीय विलयन। प्रयोग में हम क्या करते हैं कि इस तरह का एक परिपथ बनाकर और उसमें पहले सादा पानी भरते हैं या और कोई रासायनिक पदार्थ भरते हैं, और जैसे इसमें यहाँ पर ये स्विच है, इसकी सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर भी जब अन्य पदार्थ इसमें भरे जाएंगे तो ये बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। परंतु जैसे ही हम इस जल में या इस पात्र में अम्ल और क्षार का जलीय विलयन लेते हैं, अम्ल या क्षार दोनों में से कोई एक होगा, अम्ल का जलीय विलयन भी और क्षार का जलीय विलयन भी, जैसे ही इसमें लिया जाता है तो धारा प्रवाहित करने पर, ये एक बैटरी इसमें जोड़ेंगे, धारा प्रवाहित करने पर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। मतलब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से बैटरी से धारा यहाँ तक तो आ रही है, परंतु यहाँ से यहाँ तक ये संपर्कित नहीं है कि ये जलीय माध्यम में यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो जैसे ही हम अम्ल या क्षार का जलीय विलयन इसमें भरते हैं तो धारा यहाँ से और इसमें आती है, इसमें से इसमें प्रवाहित होती है, जिससे बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल हो या क्षार हो, दोनों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनकी अगर इसमें जलीय विलयन हमने अम्ल और क्षार का लिया है तो बल्ब प्रकाशित होगा, मतलब सुचालक होगा। और अगर अम्ल और क्षार नहीं लेकर एल्कोहल या अन्य पदार्थ लेंगे तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो ज़्यादा बड़ा प्रयोग नहीं है, छोटा सा ये प्रयोग है। आपको बात यही याद रखना है कि अम्ल और क्षार दोनों में जो समानता है वो ये है कि दोनों के जलीय विलयन, मतलब दोनों को पानी में घोलने पर ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला एक और टॉपिक है, अब देखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल अगला हमारा टॉपिक है। तो पहले आप देखिए पीएच क्या है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। वैसे लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है पी, और पी का अर्थ यहाँ पर होता है पूषांश। पूषांश मतलब पावर, अर्थात शक्ति, और H यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्द का अर्थ है, वो होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ताकत, हाइड्रोजन की शक्ति। अब हाइड्रोजन की शक्ति या ताकत हमारे क्या काम आती है, तो देखिए कि ये पीएच स्केल हम पदार्थों की अम्लता और क्षारकता को मापने में काम में लेते हैं। मतलब पीएच जो शब्द है पूषांश लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ पावर होता है, और एच यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका अर्थ होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। बोर्ड में क्वेश्चन किया जा सकता है पीएच का शाब्दिक अर्थ बताइए, पावर ऑफ हाइड्रोजन हम इसे लिख सकते हैं। परिभाषा की दृष्टि से देखिए कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ये एक सूत्र है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं।
तो pH बराबर -log10H+। मतलब ये है इसका कि यदि किसी पदार्थ में H+ आयन की मात्रा अधिक होती है तो वो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। और अगर H+ आयन की मात्रा कम होती है तो वो अम्ल नहीं होते हैं या दुर्बल होते हैं। कम होगी मतलब मात्रा कम होगी बिल्कुल, तो कम अम्लीय होगा पदार्थ, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो H+ आयन के आधार पर इस तरह से हम पदार्थ की अम्लता और क्षारकता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो H+ आयन जितना ज़्यादा होगा, कोई पदार्थ में H+ की मात्रा बहुत अधिक है मतलब वो ज़्यादा अम्लीय है, और बहुत कम है तो वो अम्लीय नहीं है, ये मान के चलें। तो इस आधार पे हम एक pH स्केल बनाते हैं। ये एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि किस पदार्थ की pH का मान कितना होता है। गणनाएं इससे संबंधित होती है, फिलहाल 10th लेवल पर गणनाएं नहीं है, केवल फॉर्मूला आपको याद ये रखना है। अब देखो, किसी विलयन में H+ आयन, H+ आयन जल में स्वतंत्र नहीं रहते हैं, और ये जल में, क्योंकि पानी में घोलते हैं जब ये H+ आयन मुक्त होते हैं तो जल में ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इस आधार पर जो मतलब H2O जल का सूत्र है ना, वो इसके साथ जुड़ जाता है, जिससे फॉर्मूला बन जाता है H3O। H2O था, उसमें ये H+ जुड़ जाता है। तो जल में जब हम किसी अम्ल को घोलते हैं तो कंडीशन इसकी ये हो जाती है, इस स्थिति को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोनियम आयन। मतलब जो H+ आयन, किसी अम्ल का H+ आयन है वो स्वतंत्र नहीं रहता है पानी में, बल्कि पानी है उस पात्र में बहुत सारा, जैसे ये पात्र में पानी भरा हुआ है, अब इसमें अम्ल की कुछ बूंदें डाली ना हमने, तो जैसे ही अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे, अम्ल की बूंदें डालने पर क्या होता है कि वो अम्ल में से H+ आयन अलग होते हैं, मुक्त होते हैं, और ये पानी के साथ जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं H3+O। जो सूत्र पानी का H2O था उसमें H ऐड हो जाता है। ऐसी स्थिति को, इस विशेष स्थिति को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। देखिए pH के बारे में हमने पढ़ा है। P का अर्थ पावर और H का हाइड्रोजन, पावर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं, और H+ आयन जितना पानी में होगा, किसी पदार्थ में जितना पानी में मुक्त होगा H+ आयन, पदार्थ उतना अम्लीय होगा, और पानी में स्वतंत्र नहीं रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन की स्थिति बना लेते हैं। अब हम ये तो pH, केवल हमने pH के बारे में पढ़ा है, अब हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो pH स्केल क्या है? देखो, हाइड्रोजन किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के स्तर को, या हम कह सकते हैं कि अम्लता और क्षारकता का निर्धारण करने के लिए हम pH स्केल का उपयोग करते हैं। कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात का पता हम किससे लगाएंगे? pH स्केल के आधार पर लगा सकते हैं। तो देखो, pH स्केल एक पैमाना है जो अम्लता और क्षारकता का निर्धारण करता है। सन 1909 में सबसे पहले सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने pH स्केल का निर्माण किया। pH स्केल क्या है? एक ऐसा पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता को मापा जाता है या पहचाना जाता है। सबसे पहले इस पैमाने का निर्माण सन 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब देखो, pH स्केल इस तरह से एक पैमाना है जिसमें 0 से और 14 तक अंक होते हैं। ये 0 और ये 14, ठीक है। बीचों बीच 7 होता है। 7 अगर किसी पदार्थ की pH का मान आता है तो 7 पर उदासीन बिंदु होता है। 7 पर उदासीन बिंदु होता है, मतलब अगर कोई पदार्थ उसकी pH का मान, pH स्केल 7 बता रहा है तो वो पदार्थ उदासीन है, ना तो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, ऐसे
जैसे 7 से नीचे की तरफ शून्य की तरफ आते जाएंगे तो पदार्थ की अम्लता में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होगी भाई? अम्लता में, अम्लता में वृद्धि। और जैसे जैसे आप 7 से 14 की तरफ जाते जाएंगे, जैसे ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जैसे जैसे उस स्केल में पॉइंट 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ आएंगे, इसका मतलब है कि पदार्थ की क्षारकता में वृद्धि हो रही है, क्षारकता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो इस पैमाने में होता क्या है, ये H और ये OH होते हैं, क्योंकि आपने परिभाषा में पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें H+ आयन होता है और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें OH- होता है। तो देखो H+ और OH- की मात्रा 7 नंबर पर, 7 पॉइंट पर 50-50% होती है, बराबर होती है। मतलब अगर किसी पदार्थ की pH का मान 7 आ रहा है तो उसमें निश्चित रूप से H+ और OH- की मात्रा बराबर है, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। पदार्थ ना तो अम्लीय गुण दिखा पाता है और ना ही क्षारीय दिखा पाता है। जैसे उदाहरण के रूप में शुद्ध जल जो हम पीने में उपयोग में लेते हैं, उस जल की pH का मान 7 होता है। ठीक है, मतलब उसमें H+ और OH- बराबर हैं। बराबर होने के कारण ही क्या होता है, पदार्थ उदासीन होता है। अब अगर कोई पदार्थ की pH माना कि 6 है, कितनी है? 6, तो 6 वाली स्थिति पर आपको इस ग्राफ से पता लग रहा है कि 6 वाली स्थिति पर माना कि 60% तो H+ आयन हो रहे हैं और 40% OH- आयन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं H और OH में कितने का अंतर आया है? 20% का। मतलब H+ आयन यहाँ पर कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 20%। तो जब ये ज़्यादा है तो अपना प्रभाव दिखाएगी। वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा। उस पदार्थ में H+ की मात्रा ज़्यादा है ना, तो H+ किस पदार्थ में ज़्यादा होते हैं? अम्ल वालों में, इसलिए वो पदार्थ अब अम्लीय गुण दिखाएगा, खट्टा होगा, उसकी pH 7 से कम है, जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी वो सब नीले लिटमस को लाल करेगा, वो ये पदार्थ बन जाएगा। और देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक पदार्थ की pH का मान 1 ही है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें 90% लगभग क्या है? H+ आयन और OH ये 10%। तो जब उसमें उस पदार्थ में H+ आयन की मात्रा 90% है और H+ OH- केवल 10% है, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय गुणों को दिखाएगा। और अगर आप शून्य पर आ जाएं तो शून्य पर ये पूरा भाग H+ लगभग 60% H+ आयन है और OH 0 है, इसलिए वो पदार्थ बहुत ज़्यादा अम्लीय गुणों को दिखाएगा। आए बात समझ में? मतलब किसी भी पदार्थ में हम मान सकते हैं कि H+ और OH- दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो पदार्थ वैसे ही गुण दिखाता है। अगर H+ की मात्रा ज़्यादा है तो अम्लीय गुण दिखाएगा और OH की ज़्यादा है तो क्षारीय दिखाएगा। जैसे अब ऊपर की तरफ देखते हैं, हम माना कि 10 नंबर किसी पदार्थ की pH है, तो आप देख पा रहे हैं ये लगभग 70% भाग OH वाला है और ये 30% भाग ही H वाला है। तो पदार्थ अब कैसे गुण दिखाएगा? क्षारीय, क्योंकि उसके पास OH ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो अब इस आधार पे एक प्रश्न बनता है कि क्या क्षारीय पदार्थों में भी H+ आयन उपस्थित होते हैं, और यदि होते हैं तो वे अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाते हैं? तो कारण यही है कि देखो हम देख पा रहे हैं कि हाँ, क्षारीय पदार्थों में भी H+ आयन तो उपस्थित होते हैं, परंतु वे अपना प्रभाव इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि उनकी मात्रा OH- आयनों की मात्रा में काफ़ी कम होती है। तो कम होने के कारण अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। एक पदार्थ की pH 13 है, तो आप देख रहे हैं पूरा लगभग 90-95% उसमें OH है और मात्र 5% H है। तो H है तो सही, परंतु वो इतनी सी मात्रा में है कि 95% के सामने 5% क्या अपनी ताकत दिखा पाएगा?
इसलिए वो अपने गुणों को नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है एच और OH में से, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये pH स्केल है, इसका चित्र है जो आपको ऐसे बनाना है। मैंने समझाने के लिए इसमें ये सब कर दिया था। सिर्फ आपको pH स्केल में इस तरह से डायग्राम बनाना होता है, H+ OH, और ये इस तरह से होगा, है ना। यहाँ से 7 से नीचे की तरफ अम्लता में वृद्धि होगी, 7 से 14 की तरफ क्षारकता में वृद्धि होगी। अब आपसे कहा जाए कि एक पदार्थ की pH का मान 10 है और एक पदार्थ की pH 12 है, तो कौन ज़्यादा क्षारीय होगा? 12 वाला होगा। ठीक है, आपसे कहा जाए एक पदार्थ की pH 4 है और एक पदार्थ की pH 9 है, तो इनकी प्रकृति बताइए। तो 4 है मतलब 7 से नीचे, तो 4 वाला अम्लीय होगा और 9 वाला या 10 वाला क्षारीय होगा। ठीक है, आए बात समझ में। तो इस आधार पर पदार्थ की अम्लता और क्षारकता का निर्धारण हम pH स्केल से करते हैं। ठीक है, pH का अब हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में उपयोग। पहला पॉइंट इसका है भोजन के पाचन में pH की भूमिका। मतलब हमारे भोजन के पचाने में, उसको जो जटिल अणु है भोजन के, उसको सरल करने में pH की भूमिका होती है। देखिए क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में भोजन में जठर रस मिलाया जाता है। जठर रस, इस जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी pH का मान 1.2 होता है। जब इसकी pH का मान 1.2 है, अर्थात ये प्रबल अम्ल है, तेज अम्ल है, और इसी की सहायता से भोजन को लेई के समान बिल्कुल गला दिया जाता है। आपने किसी भी प्रकार का भोजन किया है, जब आमाशय में उसमें जठर रस मिलाया जाता है, HCl मिलाया जाता है, pH उसकी 1.2 है, तो भोजन को ये गला देता है बिल्कुल। ठीक है भाई, ये तो इसकी उपयोगिता हुई कि हमारे भोजन में pH क्या काम कर रहा है, तो HCl ये भूमिका निभा रहा है। परंतु होता क्या है कि जब हम कभी कभी ज़्यादा तले हुए, ज़्यादा भुने हुए, ज़्यादा मसालेदार भोजनों का उपयोग करने लग जाते हैं या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस जठर रस का निर्माण, जो जठर ग्रंथियां हैं, वो उस भोजन को पचाने के लिए अधिक मात्रा में करती हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ऑयल है, तेल है, ज़्यादा तले भुने भोजन है, तो ज़्यादा उन तेल का पाचन करने के लिए जठर ग्रंथियां ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होती है। जठर ग्रंथियां आंतरिक सतह पर आमाशय में, तो ये जठर ग्रंथियां ज़्यादा मात्रा में HCl या जठर रस बनाती है। अब ये जठर रस, मैं कह रहा हूँ कि 1.2 pH इसकी है, इतना दाहक है कि अगर उसे हमारे आमाशय से निकाल कर स्किन पे डाल दे तो स्किन जल जाएगी। आमाशय नहीं जलता है, उसका तो कारण ये है कि इसके अंदर एक मजबूत परत पाई जाती है, झिल्लीनुमा। वो इतनी मजबूत झिल्लीनुमा परत है कि इस अम्ल से प्रभावित नहीं होती, वरना हम अगर उस अम्ल को निकाल के स्किन पे डाल दे जल सकते हैं। ठीक है, तो जब ज़्यादा तले हुए, भुने हुए, मसालेदार भोजन करते हैं, तो भोजन के पाचन के लिए जठर ग्रंथियां ज़्यादा मात्रा में HCl बनाती है। अब जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है ना, तो ये ज़्यादा, इसकी अधिकता होने से ये हमारी आहार नाल में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में हमें एसिडिटी, एसिड माने अम्लता, एसिडिटी होती है, और जलन, दर्द हमें पेट में महसूस होता है इस अम्ल के कारण, और जलन होती है, जिसे हम साधारण रूप से कहते हैं ना कि एसिडिटी का होना। तो एसिडिटी इसीलिए होती है कि ये अम्ल ज़्यादा मात्रा में बना है। अब हमने तो खाना खा लिया, उसे पचाना तो इसका काम है। इसे जब हमने ज़्यादा तले हुए, भुने हुए, मसालेदार भोजन उपयोग में लिए हैं, तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड बनाए, और ज़्यादा एसिड बनाए तो उस एसिड के प्रभाव से, क्योंकि ये तो इतना है, मैं कह रहा हूँ कि जला सकता है हमें, तो जलाने वाला है, इसलिए ये हमारी आहार नाल में जलन उत्पन्न करता है और गैस उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है। इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। अब इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अम्ल से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको पता है कि अम्ल को कमज़ोर करने के लिए क्षार का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई चीज़ अम्लता से, अम्ल के कारण प्रभावित हो रही है, तो क्षार का उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए हम एंटी एसिड औषधियों का उपयोग करते हैं। जैसे एक आती है ना डाइजिन सिरप, उसमें आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH2, ये क्षार आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है,
ये क्षार है। दोनों की क्रिया होगी, उदासीनीकरण क्रिया होगी, जिससे वो जलन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अम्ल को समाप्त करने के लिए क्षार मिलाना पड़ता है। आई बात समझ में? तो एंटी एसिड, ये HCl एसिड है, अम्लता एसिडिटी हो रही है हमारे अंदर, अम्ल ज़्यादा बन रहा है, एसिडिटी एसिड का बढ़ जाना, तो उसके लिए एंटी एसिड औषधियाँ हम काम में लेते हैं जो एसिड को कम कर सके, और एंटी एसिड औषधियों के रूप में हम क्षार का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसे कहा जाता है, गाढ़ा सा पदार्थ होता है जो डाइजिन सिरप वगैरह में आता है, और ये क्या करता है कि उस अम्ल से क्रिया करके उसे कमज़ोर कर देता है, जिससे हमें दर्द और जलन से राहत मिलती है। आई बात समझ में? तो भोजन के पाचन में इस तरह से पीएच की भूमिका होती है। और भी कुछ पॉइंट है इसके, उनको नेक्स्ट